you? My name is Vishata Solanki. I'm a senior faculty and financial advisor. आज आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ मैं इस वेबिनार में, जो है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के ऊपर, जो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ग्लोबलाइजेशन के बारे में, लिबरलाइजेशन के बारे में हम काफ़ी कुछ न्यूज़पेपर में, टीवी में देखते सुनते पढ़ते आए हैं। बहुत बार हम ये भी सुनते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एक ग्लोबल विलेज पूरा वर्ल्ड बन जाता है। तो ये जो टर्म है, जो हम न्यूमेरियस टाइम सुनते हैं, इस टर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्या इंटरप्रिटेशन है? क्या सच में ही वर्ल्ड इतना स्मॉल हो चुका है कि ये सब एक दूसरे से इतने इंटरकनेक्टेड हैं? तो क्या लिबरलाइजेशन का उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है, कुछ रोल है? क्या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक कुछ फायदे ही हमें प्रोवाइड कर रहा है, या उसके साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ग्लोबलाइजेशन से किसी कंट्री को हार्म भी कर सकती हैं? क्या फ्यूचर है ग्लोबलाइजेशन का? ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम आज वेबिनार में डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन यानी कि जब सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर वर्ल्ड लेवल पर टुगेदर यूनिटी के साथ ट्रांजेक्शंस करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, रेजिडेंट्स वन कंट्री के अनदर कंट्री के रेजिडेंट्स एक दूसरी कंट्री में मूव करते हैं। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होता है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानते हैं तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो बेसिकली सभी बैरियर्स को हटा देना है। सभी बैरियर्स को हटा देना का मतलब होता है कि जब दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन कर रही होती हैं, इंपोर्ट कर रही होती है, एक्सपोर्ट कर रही होती है, वहां पे वन कंट्री के माइग्रेंट्स दूसरी कंट्री में एंटर हो सकते हैं बहुत इजीली। तो ऐसे सभी बैरिकेड्स को, ऐसे सभी हर्डल्स को, ऐसे सभी बैरियर्स को ना हटा दिया जाता है दोनों कंट्रीज के बीच में। इससे एक बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रिलेशन डेवलप करती है, एक दूसरे के साथ कल्चर शेयर किया जाता है, एक कंट्री दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करती है, दूसरी नई चीज़ें, नए फेस्टिवल्स, नई कुजीन्स, नई वे ऑफ लिविंग, नया रहन सहन का तरीका, वो सारा कुछ नया एक अदर कंट्री से लर्न करते हैं। तो इस तरीके से कल्चर का इंटरैक्शन होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नेशंस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और जब वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वहाँ पे उस एनवायरनमेंट के अंदर कल्चर भी शेयर होता है, पॉलिटिकल सिस्टम भी शेयर होता है जिसका इन्फ्लुएंस आता है, इकोनॉमीज डेवलपमेंट भी इस पर इम्पैक्टेड होती हैं, ह्यूमन फिजिकल वेलबींग्स भी एक दूसरे के साथ कंसीडर किया जाता है इंटरनेट के थ्रू, मीडिया के थ्रू। ठीक, इंटरनेशनल बिजनेसेस एक दूसरे के साथ इन्वेस्ट किया जाता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज, गवर्नमेंट, पीपल, इन सभी ग्लोबलाइजेशन के पार्ट होते हैं। तो उन सब का ग्लोबलाइजेशन पर इम्पैक्ट आता है। ग्लोबलाइजेशन के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन एक हम ये नहीं कह सकते कि एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 1990s में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था, और कुछ हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि इससे काफ़ी साल पहले भी ग्लोबलाइजेशन की बात उठाई गई थी। लेकिन सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को जो लाइमलाइट में लाने वाले हमारे हैं वो रोनाल्ड रॉबर्टसन है। रोनाल्ड रॉबर्टसन ने 1990 में ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही अच्छे से समझाया। उन्होंने इलेबरेट किया कि हमें हर कंट्री के बीच में जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना है, और एक कम्युनिकेशन, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, कल्चर्स का एक्सचेंज होना ज़रूरी है, तो ट्रेडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम कुछ एक्सपोर्ट भी करें। तो ये इंटरनेशनल इंटीग्रेशन को डेवलप करता है, यानी इससे इंटरैक्शन अच्छा होता है कंट्रीज के बीच में, इंटर रिलेशनशिप इंक्रीज होती है, और इससे हर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इन सबको या कल्चर को शेयर करती है। तो इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन का जो रॉबर्ट जो है उन्होंने बताया कि रॉबर्टसन कहना चाहते थे कि ग्लोबलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन के बिना अगर वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज डेवलप होना चाहती हैं तो उसके लिए ग्लोबलाइजेशन की एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबलाइजेशन इसीलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पूरे पूरे वर्ल्ड को एक कंप्लीट विलेज बनाता है,
एक कॉमन यूनिटी क्रिएट करता है उनके बीच में। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन की अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम कल्चर भी शेयर कर रहे हैं, सोसाइटीज का भी इंटरेक्शन होता है, पॉलिटिकल लेवल पे भी इंटरेक्शन, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम का ऑफ कोर्स इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे इम्पैक्ट आता ही आता है ऑब्वियसली। इकोनॉमीज भी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, और यहाँ पे एनवायरनमेंट की एग्जिस्टेंस होना, यानी कि जैसे पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो इंटरनेशनल लेवल पे फेस की जा रही है, और जब से ग्लोबलाइजेशन आया है उसके बाद से ये जो प्रॉब्लम है इसको इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। पोल्यूशन की प्रॉब्लम, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल लेवल पे एजेंडाज में डिस्कस किया जाता है एंड दे आर ट्राइंग टू सॉल्व इट। तो ग्लोबलाइजेशन की इतनी इम्पोर्टेंस है, जिसके बाद ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे डीमेरिट्स मेरिट्स निकलकर हमारे सामने आते हैं। ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इनमें से बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स भी होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। सबसे पहला बेनिफिट जो होता है ग्लोबलाइजेशन का वो होता है कि एक लार्जर मार्केट आपको मिलता है। इसमें कैसे वर्क होता है मैं आपको समझाऊंगी। जैसे जब एक कंट्री के पीपल दूसरी कंट्री में जाके, या एक कंट्री के बिजनेसमैन दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो दूसरी कंट्री में एफडीआई या पोर्टफोलियो दोनों में से कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडीआई हो गया फुल फ्लेज 100% इन्वेस्टमेंट करना, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वहां पे जाके दूसरी कंपनी के जो होस्ट कंट्री है, यानी कि जिस कंट्री में जाके बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है उस कंट्री की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज के अंदर शेयर्स परचेज कर लेना, यानी कि शेयरिंग करना। अब अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो या फिर एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो, दोनों ही इन्वेस्टमेंट के केसेस में जब एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक नया बिजनेस एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पे उनको ज़्यादा एनहेंस्ड मार्केट मिलता है, क्योंकि अपने मार्केट को वो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं अपनी कंट्री के अंदर। अब उनको अगर अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करना है और बेटर परफॉर्मेंस लानी है अपने बिजनेस के अंदर, बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करना है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाके उनके मार्केट को सर्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में सबसे बड़ा बेनिफिट जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से मिलता है वो एक लार्जर मार्केट स्केल अवेलेबल होता है सभी बिजनेसेस के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। उसके बाद सबसे बेस्ट जो पोटेंशियल ग्लोबलाइजेशन का निकलकर हमारे सामने आता है वो है कंज्यूमर्स। देखिए कंज्यूमर्स यानी कि हम सब लोग कंज्यूमर हैं, हम सब जो है किसी ना किसी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को किसी ना किसी कंपनी के परचेज करते ही रहते हैं। तो इस केस में कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ने का मतलब ये होता है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके सामने अगर पहले सिर्फ उन्हीं की कंट्री के बिजनेसमैन ही प्रोडक्ट उनके सामने रिप्रेजेंट करते थे, सपोज कीजिए मेरे पास प्रोडक्ट ए और बी दो ही ऑप्शन है किसी कंट्री के अंदर मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ। अब अगर इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन आता है और बाहर के कुछ और फर्म्स मेरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो अब मेरे पास प्रोडक्ट ए भी है ऑप्शन में, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है। तो मेरे पास न्यूमेरियस प्रोडक्ट्स हैं इन द ऑप्शन, तो मैं उनमें से कोई भी चूज कर सकती हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल फर्म्स के साथ जो कंट्री है उस कंट्री को कंपटीशन करना है, यानी उस कंट्री के जितने भी बिजनेसेस हैं उनको इंटरनेशनल बिजनेसेस के साथ कंपटीशन करना है। जैसे अगर मैं प्रीवियस डिकेड्स की बात करूं तो इंडिया के अंदर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। इंडिया के अंदर जितनी भी एमएनसीज बाहर की कंट्री से एंटर हुई है, चाहे वो अमेरिकन कंपनीज हो लाइक एप्पल, चाहे वो अदर कंट्री से हो, जर्मनी से हो या जापान से हो जैसे सैमसंग, तो बहुत सारी या साउथ कोरिया से हो, तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज हमारे देश में एंटर हुई, चाहे एलजी हो गई हो, चाहे सैमसंग की बात कर लें हम, बहुत सारी न्यूमेरियस कंपनीज हैं। अब इन सब कंपनीज के अंदर अगर एक चीज कॉमन है कि वो जब हमारी कंट्री के अंदर एंटर होती है तो हमारी कंट्री में जो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर बिजनेस से कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। उनके लिए कंपटीशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अब मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके लिए सिर्फ होम कंट्री के ऑप्शंस नहीं है बिजनेसेस के, उनके लिए अब इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी हैं जो कंपटीशन में आ चुके हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि अब प्रोडक्ट्स के प्राइसेस मनमाने चार्ज नहीं करती हैं। जो हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए पहले जब इंटरनेशनल कंपटीशन में उनको कॉम्पीट नहीं करना था तो वो जो है एक्स्ट्रा प्राइसेस कंज्यूमर से चार्ज कर सकते थे, क्योंकि कंज्यूमर के पास ना तो वेराइटीज थी ना इतने ज्यादा ऑप्शंस थे।
अब जैसे कंपटीशन बढ़ा तो अगर ज्यादा प्राइसेस रखेंगे तो जो कंज्यूमर है वो दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा, यानी हो सकता है कि वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को परचेज करे क्योंकि हो सकता है वो प्रोडक्ट उनको बेटर प्राइसेस में जो है रिसीव हो रहे हो। तो उस केस में क्या होता है कि प्राइस कंपटीशन क्रिएट होता है और प्राइस कंपटीशन की वजह से बहुत ज्यादा प्राइस कोई भी फर्म बढ़ाना नहीं चाहेगी। तो इस केस में कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि कंज्यूमर को काफी रीजनेबल प्राइस पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। एक और जो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है ग्लोबलाइजेशन का, वो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि मोर फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसी। हर देश जो होता है उसके अंदर कुछ अलग अलग फैक्टर एंडोमेंट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं जिनसे मिलकर वो देश बना है। हमारी कंट्री के अंदर भी कुछ अलग रिसोर्सेज है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर मैन पावर काफी चीप है, हमारी कंट्री के अंदर स्पाइसेस काफी अच्छे अवेलेबल होते हैं। अलग अलग रिसोर्सेज हर कंट्री बाय नेचर उनको वेस्टेड है। तो अब इस केस में हर कंट्री के अंदर फैक्टर एंडोमेंट अलग अलग होता है। तो अब हर कंट्री सारे प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती, हर कंट्री के अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती है। कुछ कंट्रीज कंप्यूटर्स बहुत अच्छे बना सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज में बहुत अच्छी है, कुछ सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छी हैं, कुछ स्पाइसेस बहुत अच्छे बनाती हैं, कुछ टी का प्रोडक्शन कर पाती हैं, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो हो सकता है स्टील में अच्छी है मैन्युफैक्चरिंग में, किसी कंट्री में क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा होता है। तो हर कंट्री अपनी अपनी कैपेसिटी जिसमें वो बेस्ट है, जिसमें उसको कम्पीट है, जिसको वो बहुत ही चीपर प्राइसेस पे बना पाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी रिप्रेजेंट कर पाती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो कंट्री उसी प्रोडक्ट्स को बनाए। अब अगर वो इन प्रोडक्ट्स पर फोकस करे, क्योंकि हर कंट्री सारे प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती, कुछ उसको दूसरी कंट्री से भी मंगाने पड़ेंगे। जैसे जैसे इंडियन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे देश के अंदर जो क्रूड ऑयल है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, स्पाइसेस सॉफ्टवेयर हम बाहर भेजते हैं। तो हर कंट्री के अंदर इसी तरीके से कुछ चीजें जिनमें उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं, जिनको वो बहुत बेटर वे में चीप रेट पर बना पाते हैं, तो उनको वो प्रोडक्शन करते हैं। उनके लिए उनके पास रिसोर्सेज अच्छे अवेलेबल होते हैं कंपेयरिंग टू द अदर कंट्रीज। तो इसीलिए वो उन रिसोर्सेज को क्या करते हैं, उनकी हेल्प से प्रोडक्शन करते हैं और उनको अपनी कंट्री में भी सर्व करते हैं और साथ में एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिससे वो फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो चीजें हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है या किसी दूसरी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, उनको वो किसी अनदर कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर कोई पर्टिकुलर कोई भी कमोडिटी जो अवेलेबल नहीं है, वो सपोज हमने क्रूड ऑयल जो है वो अरब कंट्रीज यानी ओपेक कंट्री से इंपोर्ट कर लिया, तो उस केस में वो इंपोर्ट कर सकते हैं। जो हमारी कंट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनके थ्रू हमने अच्छा प्रोडक्शन किया, उनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस भी बना रहता है। और साथ में एक और बेनिफिट जो हमें मिलता है वो ये है कि कोर कॉम्पिटेंसीज के थ्रू हम चीपर गुड्स को बना पाते हैं। चीपर गुड्स बनाने का मतलब ये है कि जो गुड्स बनेंगे वो रिसोर्सेज हमारी कंट्री में चीप होंगे, तो जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स बनकर रेडी होंगे वो काफी चीपर प्राइसेस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो कोर कॉम्पिटेंसी पे ज्यादा फोकस करने की अवेलेबिलिटी अपॉर्चुनिटी हमें ग्लोबलाइजेशन ही प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है इट लीड्स टू बेटर इकोनॉमीज। इट लीड्स टू बेटर इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि हर कंट्री जब किसी दूसरी कंट्री के अंदर एंटर होती है, तो जब वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर एंटर होती है तो वहां पे उसको रिसोर्सेज मिलते हैं जिनको वो यूज करके पोटेंशियल मैनर में प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके रिसोर्सेज का, कई बार क्या होता है कि जो होम कंट्री है, जिस कंट्री की इटसेल्फ वो कंपनी है और जिससे वो दूसरी कंट्री के अंदर जाती है, सपोज किसी को एक अमेरिकन कंपनी है, अगर वो उसे मैन पावर यूज करके कोई प्रोडक्शन करना है, मैन पावर वहां पे काफी एक्सपेंसिव है। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मैन पावर काफी चीप है, तो वो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की आउटसोर्सिंग कर दे और इंडिया से मैन पावर यूज करके यहाँ पे किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, यहाँ पे वो अपना सेटअप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ से ही उनको मैन पावर चीप अवेलेबल होगी जिसकी उनको रिक्वायरमेंट थी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट होने वाला है क्योंकि उनको चीप रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। तो जब दूसरी कंट्रीज के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर देते हैं अदर बिजनेसेस, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट उनको क्या मिलता है कि चीपर रिसोर्सेज कुछ कंट्रीज में उनको मिल जाते हैं, जिसका बेनिफिट वो अपने प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एनहेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे मेजर बेनिफिट उसके बाद आता है प्रमोट्स वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी। आज के टाइम में जब से ग्लोबलाइजेशन ने अपने
अपना जो प्लेटफॉर्म रेडी किया है वर्ल्ड लेवल पे, उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला है कि उससे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो फॉर्म की गई हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो WTO हो, ये या फिर वर्ल्ड बैंक की हम बात करते हैं, तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मैक्सिमम कंट्रीज वर्ल्ड में मेंबर बन चुके हैं। और ये मेंबरशिप आने के बाद उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, यूनियन नेशंस के भी हैं, एशियन नेशंस भी हैं, इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस बनी हुई हैं वो वर्ल्ड लेवल पे पीस, हार्मनी, यूनिटी, इन सब को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती हैं, जिनको हर कंट्री अबाइड करती है और इनको फॉलो करती है। तो इनको फॉलो करने से उनको क्या बेनिफिट होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस का एनवायरनमेंट बना होता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो ऐसा ना हो कि फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, या फिर एक वर्ल्ड लेवल पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए जिससे जो काफी क्योटिक हो और जिससे बैलेंस कर पाना काफी डिफिकल्ट हो। तो उस सिचुएशंस को पेसिफाई करने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट तैयार करता है ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे। सबसे एक और बेनिफिशियल पॉइंट है वो है इनोवेशन। ग्लोबलाइजेशन इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इनोवेशन क्रिएट होता है। हर कंट्री जो काफी अच्छी टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट कर सकती है, बेटर डिस्कवरीज, एक्सपेरिमेंट्स कर सकती है, वो अपनी टेक्नोलॉजीज को दूसरी कंट्री के साथ शेयर करती है। जब उनकी फर्म्स दूसरी कंट्री में एंटर होती है, उनके बिजनेसेस अनदर कंट्रीज में एंटर होते हैं, तो उसका सबसे एक और एडिशनल बेनिफिट होता है कि वो नई टेक्नोलॉजीज भी लेकर आती हैं। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजीज का अपग्रेडेशन, हम उसके एविडेंस हैं, आई विटनेस हैं, क्योंकि हमने देखा कि कैसे मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आए, कैसे टीवी जो कहाँ से शुरू हुआ था और आज LED LCD टीवीज हम देख सकते हैं, कंप्यूटर एक ऐसी जिसकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है। तो इस तरीके से हम ये टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट देख सकते हैं, जो जिन कंट्रीज के अंदर एक्सपेरिमेंट या इनोवेट होते हैं वो कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करके ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज वर्ल्ड लेवल पे उसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। एक और एडिशनल पॉइंट है कि कस्टमर्स के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पास न्यूमेरियस ऑप्शन हो जाते हैं। अगर वो किसी भी प्रोडक्ट को रिजेक्ट करते हैं तो उनके पास और भी अदर प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें से वो चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ चुके हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं और वो इनमें से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं जो उनको कन्वीनियंट लगता है, जिसकी क्वालिटीज उनको अच्छी लगती हैं, जिनके अंदर ज्यादा फीचर्स हैं, जिनके अंदर बहुत सारे रीजनेबल बेटर प्राइस उनको अवेलेबल हो रहा है। तो वहां पे कंपैरेटिवली वो दूसरे कंपटीटर की जगह पर अपने इस प्रोडक्ट को चूज करना पसंद करेंगे जो वेराइटीज में उनके लिए एक ऑप्शन है, क्योंकि न्यूमेरियस ऑप्शंस उनके पास आ चुके हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये हमने कुछ डिस्कस किए हैं ग्लोबलाइजेशन के फायदे, जिनको हम कह सकते हैं कि मेरिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन, जैसा मैंने कहा कि हमेशा हर किसी के स्पेक्ट्रम के कुछ दो पहलू होते हैं, लाइक अ कॉइन विच हैज टू फेसेस। तो इस केस में अब ग्लोबलाइजेशन के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे अभी यहाँ पे। जिससे सबसे पहले इससे एनवायरनमेंट डैमेज होता है। जब कोई होम कंट्री से कोई भी बिजनेस किसी होस्ट कंट्री या किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके सेटअप होता है, तो वो उसके रिसोर्सेज के लिए इतना ज्यादा कंसर्न नहीं होता, उसको इतनी ज्यादा केयर नहीं होती। वो अनयूटिलाइज भी करता है उन रिसोर्सेज को, एक्सप्लॉइट भी करता है मैक्सिमम अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज करके, ताकि वो वहां से जितना प्रॉफिट मैक्सिमम जनरेट कर सके, जनरेट करने की कोशिश करता है। और इस केस में वो ये भूल जाता है कि जिस कंट्री के अंदर वो इन रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, वहां पे उन रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता जा रहा है, वहां पे वो रिसोर्सेज धीरे धीरे फिनिश होते जा रहे हैं, वहां पे वो किसी तरह से एनवायरनमेंट को डैमेज भी करता जा रहा है। तो इन सब रीजन की वजह से यहाँ पे जो एक चीज और निकल कर आई है ग्लोबलाइजेशन के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स में, मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एनवायरनमेंट इस तरीके से डैमेज होता है, क्योंकि इसकी तरफ भी कंसर्न देने की जरूरत है, इसको भी समझने की जरूरत है कि ग्लोबलाइजेशन का ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एक और फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस। इंटरनेशनल लेवल पे सब कनेक्टेड हो चुके हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे सब कनेक्टेड हो चुके हैं तो इस केस में हर कंट्रीज के अंदर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आने वाले चेंज का इम्पैक्ट आता ही आता है। सपोज कीजिए प्राइसेस का चेंज अगर मैं बात करूं, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर प्राइसेस चेंज होते हैं तो डेफिनेटली उसका कंट्री लेवल पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जॉब इनसिक्योरिटी ऑफ कोर्स बनी रहती है। जब इंटरनेशनल फर्म्स आ जाती हैं तो नोबडी नोज कि वो कब तक सर्वाइव करने वाली है हमारी कंट्री के अंदर। तो इस केस में जो एम्प्लॉयज वहाँ पे हायर किए गए हैं, उन एम्प्लॉयज के अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ऑफ द जॉब्स रहती है कि वो कंटिन्यू कर पाएंगे उस जॉब को या नहीं कर पाएंगे। तो इनसिक्योरिटी का एनवायरनमेंट ग्लोबलाइजेशन की वजह से बना रहता है एम्प्लॉयज के माइंड में।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अब क्वेश्चन ये अपीयर होता है कि ग्लोबलाइजेशन अच्छा है या बुरा है, इज इट गुड और बैड। आई होप आपके माइंड में भी ये चीज डेफिनेटली आ रही होगी कि ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट हैं, या ग्लोबलाइजेशन अच्छा है बुरा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जितने भी डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज हैं, जितनी भी विचारधाराएं हैं लोगों की, वो अलग अलग हैं। लोग इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ग्लोबलाइजेशन काफी अच्छा है, कुछ लोगों के लिए ग्लोबलाइजेशन काफी गलत चीज है। जैसे अगर कोविड-19 की बात की जाए तो अभी ग्लोबलाइजेशन ही के रिजल्ट की वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेक्शन कंट्रीज के बीच में स्टार्ट हो चुका था ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, तो कोई भी पैंडेमिक बहुत इजीली वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड हो गया। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन के और भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, जिनके लिए बहुत सारे जो थ्योरिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को धीरे धीरे मिनिमाइज कर देना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि फ्यूचर में ग्लोबलाइजेशन बढ़े। तो यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अगर मैं फ्यूचरिस्टिक एनवायरनमेंट देखूं, तो फ्यूचरिस्टिक एनवायरनमेंट की जहां तक कंसर्न है, तो कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये स्लो डाउन हो सकता है फ्यूचर में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक्सिलरेट भी हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है ग्लोबलाइजेशन, और ज्यादा बिगर प्लेटफॉर्म इसको मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि ग्लोबलाइजेशन को अगर बहुत ही एब्सोल्यूट बेटर मैनर में अगर यूज किया जाए, तो हम ग्लोबलाइजेशन के जो एडवांटेजेस हैं उनको रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें से बहुत अच्छे बेनिफिट्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के। अभी मैं आपके सामने शो कर रही हूँ ग्लोबलाइजेशन के कुछ फायदे, कुछ नुकसान, यानी कि ग्लोबलाइजेशन अल्टीमेटली क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर। वो इक्वालिटी लेकर आता है, इंटीग्रेशन होता है कंट्रीज के बीच में, कंट्री सब मिलकर एक साथ एकजुट होती हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती हैं, एक दूसरे से कंट्री रिकॉग्नाइज होती हैं, कल्चर शेयर किया जाता है। आजकल एक बड़ा जो फिनोमेना यूज किया जा रहा है वो आउटसोर्सिंग का भी यूज किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में जहां उस सर्विसेज उसे अच्छी बेटर चीप प्राइसेस पे मिल रही है, तो वहां अपने प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स कर देती है। तो उसको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि उनको चीप प्राइसेस पे, रीजनेबल प्राइसेस पे उनके जो प्रोजेक्ट है वो अकम्प्लिश हो जाते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट उनको ग्लोबलाइजेशन के थ्रू मिल रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट भी इन्फ्लुएंस हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। मोनोपोली भी समटाइम्स क्रिएट हो जाती है ग्लोबलाइजेशन से, कल्चर शेयरिंग होता है, वर्ल्ड को श्रिंक करता है। एक बहुत ही ज्यादा जो यहाँ पे हम कहेंगे थ्रेटनिंग चीज है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो वो है कहीं ना कहीं टेररिज्म भी इससे इंक्रीज होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ग्लोबलाइजेशन की हमने देखी, जिसमें हमें समझना होगा कि ग्लोबलाइजेशन को कैसे बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट दिया जाए, कैसे उसको एक्सपोजर तो देना है, लेकिन इस तरीके से देना है कि हम उसका पोटेंशियल जो है वो बेटर वे में यूज कर सकें। ग्लोबलाइजेशन के साथ कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन जो है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिबरलाइजेशन के बिना ग्लोबलाइजेशन को इनकम्प्लीट कहा जाएगा। लिबरलाइजेशन एक ऐसी टर्म है जिसमें कोई भी कंट्री अपने बॉर्डर्स को फ्री कर देती है। अपने बॉर्डर्स को फ्री करने का मतलब होता है कि वो कंट्री अपने बॉर्डर्स को ओपन कर देती है, वेलकम करती है फॉरेन कंट्रीज का, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने की कोशिश करती है। कई बार देखा गया है, अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो 1991 से पहले का अगर आप सिनेरियो ध्यान से देखें, तो 1991 से पहले क्या था कि कंट्रीज बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव थी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ तो इंडिया भी काफी ज्यादा कंजर्वेटिव था। वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता था, वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स भी नहीं करना चाहता था, वो इंटरेक्शन नहीं करता था अदर कंट्रीज के साथ इतना ज्यादा, अदर कंट्रीज को अलाउ नहीं करता था अपने कंट्री के अंदर आके बिजनेस करने के लिए। इस सब का रिजल्ट क्या निकला कि धीरे धीरे इकोनॉमी डाउन होना शुरू हो गई, और उसकी वजह से हमारी नेबर कंट्रीज ने इसका बेनिफिट उठाया। इंडिया को बाद में 1991 में जब ये चीजें रियलाइज हुई, तो उन्होंने लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया। लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कंट्री ने अपने बॉर्डर्स को थोड़ा लिबरलाइज किया, फ्री किया, ओपन किया फॉरेन कंट्रीज के लिए, कि फॉरेन कंट्रीज के पीपल हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारी कंट्री के एक्सपोर्टर स्मूथली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस या कम कर दिया गया। इस वजह से इंपोर्ट ड्यूटीज को भी कम किया गया, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही इंक्रीज हो, क्योंकि अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ दूसरी कंट्री से इंपोर्ट का एक फ्लो बना के रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए दोनों ही केसेस में हमने अपनी कंट्रीज के बॉर्डर्स को स्मूथ किया। इसके लिए हमने क्या मेजर्स यूज किए, इसके लिए हमने कुछ मेजर्स यूज किए, और वो मेजर्स हमारे थे जिसके अंदर हमने सबसे पहले कोशिश की कि हम कुछ अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिबरलाइजेशन के अंदर कोई भी कंट्री जब अपने टैरिफ
और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करती है। तो उसका मतलब होता है टैरिफ बैरियर रिड्यूस करना, यानी कि टैक्सेस को मिनिमाइज करना। टैक्स रेट पहले बहुत ही हायर थे, अगर हम कुछ भी इंपोर्ट करते थे या कुछ भी एक्सपोर्ट इवन करते थे तो एक्सपोर्ट करने पे भी टैक्सेस देने पड़ते थे, इंपोर्ट पे तो हायर टैक्सेस पे करने पड़ते थे। अब इस केस में इस चीज को ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस किया जाए, यानी ये टैक्सेस इसलिए ज्यादा हैवी इंपोज किए जाते थे कि हम चाहते थे कि लोग डिमोटिवेटेड हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं था, लिबरलाइजेशन के बाद हमने रियलाइज किया कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डिमोटिवेट नहीं करना लोगों को, हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इंक्रीज करना है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, ऑल्दो हर कंट्री ज्यादा जो फोकस है वो एक्सपोर्ट पर देती है, इंपोर्ट कोशिश करती है कम किया जाए, एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाए। तो इसीलिए इंपोर्ट पर अभी भी हमारे टैरिफ्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली प्रीवियस डिकेड्स के थोड़े से कम है। लेकिन एक्सपोर्ट पे जो हमारे टैरिफ्स थे उनको हमने रिमूव किया है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं ताकि हम एक्सपोर्ट को और ज्यादा एनहेंस कर सके। टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस रेट्स को रिड्यूस किया गया है, जो ओवरबर्डन टैक्सेस थे कमोडिटीज के पर उनको मिनिमाइज किया गया है। ऑन दी अदर हैंड हमने नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी रिड्यूस किया है। नॉन टैरिफ बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जिनमें हम टैक्स के थ्रू बैरियर्स नहीं लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नॉन टैक्स बैरियर्स यानी कि कुछ और मेजरमेंट्स यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम अपने इंपोर्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, समटाइम्स एक्सपोर्ट को भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस केस में यहाँ पे यूज किया जाता है कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पे लिमिटेशन लगा देना, लिमिट लगा देना क्वांटिटीज पर। क्वांटिटीज पर लिमिट लगाने का मतलब ये है कि हम इतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हैं या हम इतनी ही लिमिटेड क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस केस में जब हम उस पर लिमिटेशन नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देते हैं, कोटा सिस्टम लगा देते हैं, तो उसकी वजह से उससे ज्यादा कोई भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इस कोटा सिस्टम को भी हटाया गया, मिनिमाइज किया गया लिबरलाइजेशन के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो किए जाएं, जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन आएगा तो कंट्री के अंदर फ्लो इंक्रीज होगा, ट्रेडिंग बढ़ेगी, तो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कंट्री अर्न कर सकती है और एक अच्छी रिलेशनशिप उसकी अदर कंट्रीज के साथ डेवलप होगी, जिसमें हमने उनको लिबरलाइज किया कि फॉरेन कंट्री से आके बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका वेलकम किया जाएगा। बहुत सारे जैसे रिटेल के अंदर हमने 100% जो है वो इन्वेस्टमेंट अलाउड की, एफडीआई इन्वेस्टमेंट अलाउड कर दी। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरियस इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स हैं जिनमें हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया, अलाउ किया, जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन और ज्यादा स्मूथ और बेटर रिस्पॉन्सिव बना। तो इसीलिए यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हमने जाना कि किस तरीके से लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि लिबरलाइजेशन जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर तक ही सीमित नहीं था। एक्चुअली में हमने इन्वेस्टर्स को भी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बेटर प्रोवाइड की पहले के कंपैरेटिवली, क्योंकि अगर जब तक बाहर की कंट्री से पीपल आकर हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, तब तक हमारे अनयूटिलाइज रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो सकते और हमारा जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो कभी भी प्रॉपर यूज में नहीं आएगा, फंक्शनेबल नहीं होगा। तो उसको एक्टिव करने के लिए कहीं ना कहीं बेटर एंटरप्रेन्योर्स की रिक्वायरमेंट थी और अभी भी कोशिश यही की जाती है कि इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को इक्विवेलेंट करने के लिए, अपने ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, इकोनॉमिक स्किल्स को बेटर बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी कंट्री के भी जो रिसोर्सेज है उनको इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स तो यूज कर ही रहे हैं, साथ में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स भी कोशिश करें कि वो यहाँ पर रहते एक बेटर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके एक बेटर लेवल पे बिजनेसेस को डेवलप कर सकें, ग्रो कर सकें, ताकि हम इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी भी जनरेट कर सकें। साथ साथ हम एक्सपोर्ट को भी और ज्यादा बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जीडीपी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा हम फॉरेन में एक्सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा हम फॉरेन में एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे उतना ही ज्यादा हमें फॉरेन करेंसी में हमें मिलेगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से कंट्री का डेवलपमेंट अश्योर्ड है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन के
अगर हम डीमेरिट्स को कंसंट्रेट करें तो कहीं ना कहीं अभी भी हमें लगता है कि अगर इन डीमेरिट्स को थोड़ा सा सावधानी से ग्लोबलाइजेशन को अगर यूज किया जाए तो इन डीमेरिट्स से हम कहीं ना कहीं इनको मिनिमाइज करके ग्लोबलाइजेशन का एक बेटर मैनर में यूटिलाइजेशन करके इंटरनेशनल यूनिटी का हमें मौका मिला है, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे हम सब एक हुए हैं, तो जब यूनिटी आती है वर्ल्ड लेवल पे तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट हर कोई मेंबर यूज कर सकता है। ये उसी तरह से जैसे फैमिली के अंदर यूनिटी है तो हर कोई उस यूनाइटेड फैमिली का बेनिफिट उठा सकते हैं, हर मेंबर को वो पोटेंशियल जो ऑल ओवर फैमिली के ऊपर मिलता है वो हर मेंबर उसको यूज कर सकता है। ठीक ऐसे ही जब इंटरनेशनल लेवल पे इंटीग्रिटी आती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर तो उसका बेनिफिट हर कोई मेंबर यानी कि हर कोई मेंबर कंट्री गेन कर सकती है, क्योंकि जब तक इंटरैक्शन नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा ट्रांजेक्शन का, कमोडिटी का, तब तक हम आइसोलेटेड रहेंगे। और इसकी वजह से क्या है, जब इंटरैक्शन बढ़ता है तो कंट्रीज एक दूसरे के साथ एक बेटर रिलेशनशिप बनाती हैं, तो ग्लोबलाइजेशन उसी का रिजल्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को अगर हम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो एक स्मूथ फ्लो कंट्रीज के अंदर बीच में बनाता है, जिससे अक्रॉस द कंट्रीज हर कंट्री अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करने की कोशिश करती है। आज हमने बहुत कुछ जाना, अपने वेबिनार में ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझा, हमने समझा कि कैसे लिबरलाइजेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट और कैसे 1991 में लिबरलाइजेशन हमारी कंट्री के अंदर इन्वॉल्व हुआ, जिसकी रिक्वायरमेंट उस टाइम पे थी। इनफैक्ट उससे प्रायर भी कोशिश की जानी चाहिए थी लिबरलाइजेशन के लिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आई, ये वाली कहावत जो है वो बिल्कुल ठीक बैठती है यहाँ पे कि ठीक है हमने लेट इस बारे में सोचा, लेकिन 1991 की जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें हमने इस बारे में सोचा और उसके बाद लिबरलाइजेशन लेकर आए, तो फिर भी हमारी कंट्री ने काफी धीरे धीरे ग्रोथ उसकी वजह से हासिल की है। आज हम इस वेबिनार में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली बार जब न्यू वेबिनार में हम मिलेंगे तो किसी नए टॉपिक के साथ हम डिस्कशन रखेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।